नमस्कार दर्शकों, आज आपके सम्मुख ये जो कुंडली लेकर के मैं आया हूं, ये कुंडली एक 25 वर्षीय युवक की है। पिता मिलिट्री में थे, जो अब नहीं रहे। परिवार में ये जातक की मां और एक छोटा भाई, बहनें थी, उनका विवाह हो चुका है। ये जातक अभी अभी पुलिस की नौकरी के लिए प्रयासरत था और बहुत करीब पहुंच करके ये छट गया। और भी एक आध जगह पर इसने अपनी परीक्षाएं क्लियर कर रखी हैं, लेकिन वहां भी अभी कुछ चीजें रुकी हुई हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनके जीवन काल में इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं। ये भी अपने पिता की तरह पुलिस विभाग में, मिलिट्री से संबंधित ही क्षेत्रों में जॉब करना चाहते हैं। साथ ही थोड़ा सा चिंतित है अपनी मां को लेकर के। इनकी मां की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पिता के गुजरने के बाद से ही कुछ परेशान। जाहिर सी बात है कि एक महिला के जीवन में उसके पति का बहुत बड़ा योगदान होता है, या यूं कहिए कि उनका होना उस महिला के जीवन में हर तरफ खुशहाली सब कुछ होता है। जब से पिता गुजरे हैं तब से मां की स्थिति थोड़ी खराब होती जा रही है। वो अपने आप से बातें करती हैं, साथ ही साथ घर में रहें तो नॉर्मली ठीक, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इनका कहना है कि मैं हटता हूं तो वो चिड़चिड़ाना शुरू कर देती है, किसी को भी कुछ बोल देती है। मतलब जो उनकी हरकतें हैं वो कमोबेश थोड़ा सा दिमागी मरीज का जो होता है वो हो रही हैं। क्या करूं मां के लिए? नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत हूं, क्योंकि इस समय जो इनके घर का खर्च चल रहा है वो मां के पेंशन से। पिता की नौकरी थी, पिता जब नहीं रहे तो मां को पेंशन प्राप्त होता है, और उसी पेंशन से ये पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे हैं। छोटा भाई भी पढ़ रहा है, बहनों का विवाह हुआ। एक संपन्न परिवार से हैं, घर में अच्छी खासी खेती है, लेकिन इनका कहना है कि अगर मां को कुछ हो जाता है तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी भाई की जिंदगी को भी ठीक करूं, उसके लिए भी जरूरी है कि मेरी नौकरी हो। अच्छा, आज इनकी हाथ को मैं जब आपको दिखाऊंगा तो वहां एक गौर करने वाली बात है। इनकी हथेली में मैंने जब इनके लाइफ लाइन को देखा, मैं आपको भी जब आपके सम्मुख लाऊंगा तो आप भी उस चीज को देखेंगे। वो लाइफ लाइन एक ऐसा मुद्दा था जो मुझे आपके सम्मुख लाने पर इस कार्यक्रम को, इनकी कुंडली को लाने को मजबूर किया। तो क्रमशः सबसे पहले आइए इनकी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं और फिर इनकी हथेलियों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, ये कुंडली आपके सम्मुख है, 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी बन जाते हैं शुक्र। कहां पर बैठे हैं? तो कुंडली में बैठ गए हैं वो सुख भाव में, चतुर्थ स्थान में। देखिए, शनि, राहु और शुक्र, 4 ग्रह। तुला लग्न में शनि बहुत कारक होते हैं, योग कारक होते हैं। और वो शनि कैसे हैं? तो स्वराशिस्थ, इसको ज्योतिष शास्त्र में एक महापुरुष योग कहते हैं। शस नामक महापुरुष योग। यहां गौर करने वाली बात है कि शनि अकेले नहीं है, राहु के साथ भी बैठे हैं। राहु और शनि की युति हो जाए कुंडली में तो इसको कहते हैं श्रापित दोष अथवा पितृदोष। शनि स्वराशिस्थ होकर के इन्होंने तो बना दिया ससराज योग, लेकिन राहु के साथ बैठने से उन्होंने पितृदोष का भी निर्माण कर दिया। अब आगे देखिए, शुक्र भी वहीं पर बैठे हुए हैं। अब इस जातक की कुंडली में शनि स्वराशिस्थ, गुरु पर दृष्टि डालिए। जहां पर आप इस कुंडली में ये 4 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 10वां स्थान होता है, कर्म का स्थान। इतना तो आप जान ही गए होंगे। गुरु और केतु की युति, चांडाल दोष, लेकिन गुरु यहां पर उच्च का होकर के बैठे हैं। इसको कहते हैं हंस नामक महापुरुष योग। अब गौर करिए, एक जातक की कुंडली में 2 महापुरुष योग, एक महापुरुष योग भी किसी व्यक्ति की कुंडली में हो तो जातक अद्वितीय सफलता पा लेता है। यहां 2 महापुरुष योग। इतना ही नहीं, आगे बढ़ जाइए। गुरु से चंद्रमा और चंद्रमा से गुरु चौथे और 10वें का संबंध बना रहे हैं। इसको कहते हैं गजकेसरी योग, एक और बढ़िया उच्च कोटि का राजयोग। लेकिन अब मैं आपकी दृष्टि, अच्छा उससे पूर्व जरा सूर्य पर भी इनकी दृष्टि डाल लीजिए। जहां पर आप इस कुंडली में 9 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 3य स्थान पराक्रम का भाव, वहीं पर सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग। और सूर्य पराक्रम स्थान में गुरु जो उनके मित्र हैं,
उनके घर में बैठे हुए हैं, अतिमित्र भावस्थ। अब मैं आता हूं इस कुंडली के कमियों पर, गौर करिए। ससराज योग है, तुला लग्न में शनि कारक होते हैं, ससराज योग लगा करके बैठे हैं, लग्नेश भी वहीं पर चतुर्थस्थ, लेकिन एक राहु के हो जाने से शनि को पितृदोष लग गया और शुक्र को अभोत्वक दोष। वही गुरु जो हंस नामक महापुरुष योग लगाए हैं, वो गुरु कैसे हैं? तो केतु के साथ बैठ करके उन्होंने एक दुर्योग का निर्माण कर दिया, जिसको कहते हैं गुरु चांडाल योग। अब आगे देखिए, चंद्रमा जो गजकेसरी योग का निर्माण गुरु के साथ मिलकर के कर रहा है, लेकिन वो चंद्रमा कुंडली में लग्न में ही बैठा है। कैसा? पहले तो उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, केमद्रुम योग। उस चंद्रमा पर शनि की 10वीं दृष्टि। चंद्रमा कौन? मन, और मन का कारक चंद्रमा इस कुंडली में कर्म स्थान का भी वो मालिक है। कर्मेश चंद्रमा बैठा तो लग्न में है। देखिए संयोग यहां बड़े अच्छे बन रहे हैं, गौर करिए। लग्नेश का चतुर्थस्थ होना, दशमेश का लग्न में होना, साथ ही साथ इस जातक की कुंडली में पराक्रमेश जाकर के उच्च का होकर के बैठा हुआ है कर्म स्थान में, और पराक्रम स्थान में यानी कुंडली के तृतीय भाव में। पराक्रमेश कर्म स्थान में, पराक्रम भाव में सूर्य का होना जातक को पराक्रमी बना देता है। अब दो बात, इस जातक को देखा जाए तो पिता का पूर्ण सुख, जो पिता का सशरीर शारीरिक सुख है, वो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पिता के द्वारा की गई चीजें, जैसे पिता ने कार्य किया और वो पेंशन मां को मिल रहा है, उसी पेंशन से इन लोगों का जीवन चल रहा है, तो पिता का सशरीर सुख प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति, धन संपदा, उसी से बहन का विवाह हुआ, उसी से इन लोगों का जीवन चल रहा है, तो पिता का किया हुआ उपार्जित सुख प्राप्त है, यानी कि पैतृक संपत्ति। तो इस कुंडली में पैतृक संपत्ति द्वितीय भाव, जहां पर आप देख रहे हैं 8 नंबर, उस भाव का मालिक बनता है मंगल, जाकर के बैठा हुआ है कहां पर? कुंडली के अष्टम स्थान में, अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है। साथ ही साथ केतु, जहां पर आप इस कुंडली में ये 10 नंबर देख रहे हैं, इस केतु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं, कहां पर? पैतृक संपत्ति के भाव पर, और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है पैतृक संपत्ति के मालिक पर। अब यहां गौर करने वाली बात है कि पिता के और भी तो भाई हैं, हो सकता है और भी कुछ समस्याएं आए जो कि तय है। जातक के मन में जो भय है वो यही सबसे बड़ा है, भय है कि अगर मां जीवित रहेगी तो चाहे जो संपत्ति हो, जैसे भी हो, सब कुछ मां के चलते ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अगर मां नहीं रहती तो फिर हम लोगों को करने वाला, देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये जातक के मन का भय। अब चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ित है। चंद्रमा कौन? चंद्रमा मन का भी मालिक है और मां का भी कारक। मां के घर का मालिक शनि बैठा तो मां के घर में ही, लेकिन राहु के साथ वो भी पीड़ित हो गया। इस जातक को वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है, केतु का अंतर चल रहा है, और तुला राशि का है ये जातक, तो इसको 7.5 भी चल रही है। नौकरी पाते पाते रह गया। गौर करिए, ये जातक नौकरी के बेहद करीब पहुंच करके भी असफल हो गया, सफलता इसको प्राप्त नहीं हुई। और वो क्यों हुआ? तो इस जातक को, जैसा कि मैंने बताया, बुध की महादशा चल रही है। तुला लग्न में बुध कारक होते हैं, वो बुध भाग्य स्थान के मालिक, व्यय स्थान के मालिक होकर के कहां पर बैठे हैं? पराक्रम स्थान में। लेकिन किसके घर में? तो अपने शत्रु गुरु के घर में। क्या इसके कारण जातक को नौकरी नहीं मिल पाई? बुध में केतु का अंतर चल रहा है, और केतु क्या करता है? भ्रमात्मक स्थिति। जातक का कहना था कि जो ये दौड़ कर रहा था, यानी कि रिटर्न इसने निकाल लिया था, लिखित जो परीक्षा होती है जातक पास कर गया था, दौड़ में कुछ इसके साथ ऐसी अनहोनी हुई, और यही तो होता है जब नहीं होने वाला होता है तो ऐसी ऐसी विघ्न बाधाएं पड़ती हैं। जातक का कहना था कि दौड़ में सारे लोगों को पहले दौड़ा दिया गया, अब क्या परिस्थिति थी मैं नहीं जानता, केवल अकेला मुझे दौड़ना था। 10 किलोमीटर की शायद दौड़ थी या कुछ ऐसा ही था, मुझे पूरी जानकारी नहीं, जिसमें इस जातक का कहना है कि 6 सेकंड से मैं पिछड़ गया। सब कुछ हो गया था, केवल वो 6 सेकंड मेरे पूरे हो जाते वक्त पर, और वो भी क्या, इनका कहना था कि सुबह से बुला करके बैठाया गया था 6 बजे से, और दौड़ने को मुझे मिला शाम, मतलब 12 घंटे बाद, जिसके चलते मेरी स्थिति नहीं हुई, और अकेले दौड़ना और मेरे लिए मुश्किल हो गया, जो शायद मैं पूरा जिसके चलते नहीं कर पाया। तो कारण कहां बना? सबसे पहले यह जानना है। कारण कोई ना कोई तो बना होगा जो जातक को असफल कर दिया। उस पर हम आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, प्रायः जातक जो नवयुवक हैं वो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको सूर्य को देखना चाहिए, मंगल को देखना चाहिए। कुंडली में जो ग्रह बलाबल के साथ हैं,
उनकी स्थिति को देखना चाहिए, कर्म स्थान को देखना चाहिए, कर्मेश को देखना चाहिए। कर्म स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसका भी अवलोकन अवश्य होना चाहिए। सूर्य इस कुंडली में, शुक्र के लग्न में सूर्य बहुत कारक नहीं होते हैं, और इस कुंडली में सूर्य किस अवस्था में है तो 26 अंश पर। 25 अंश के बाद जब ग्रह आगे बढ़ता है तो वो मृतावस्था में होता है। सूर्य लगभग मृतावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा माफ करिएगा, मंगल की बात करूं, क्योंकि सूर्य और मंगल को देखना होगा। मंगल इस कुंडली में शुक्र के घर में कुंडली के अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। उनके पास जो अंश है वो है 4। गौर से समझने की बात है, जब तक समझेंगे नहीं मोटी बातों से शायद कुंडली का विश्लेषण सही से नहीं हो पाएगा। मंगल का क्या अंश है 4, 5 अंश से नीचे, ये भी लगभग मृतावस्था में। अब हम बात करते हैं गुरु की, जो कि कर्म स्थान में बैठे हैं। वो चांडाल दोष से ग्रसित हैं तो 17 अंश पर, लेकिन वक्री हैं और चांडाल दोष से ग्रसित। जो ग्रह उच्च का है, गौर से विचार करिए, जो ग्रह उच्च का है वो कैसा है तो वक्री। वक्र का अर्थ उल्टा, तो उल्टा करने का मतलब उच्च का उल्टा क्या, नीचे आ गया। यानी कि उसका जो बलाबल मिलना चाहिए जातक को, 5 में से जो 5 पॉइंट उस जातक को मिलते, वो 5 में से 2 या 3 पॉइंट उसको प्राप्त हो रहे हैं, 2.5 पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं। वो 2.5 पॉइंट और भी कम हो गया चांडाल दोष लगने के चलते। अब कर्म स्थान के मालिक की बात कर लेते हैं, तो कर्म स्थान का मालिक बनता है चंद्रमा। कर्मेश जाकर के बैठा तो लग्न में कैसा, नीचा भिलासी। कितने अंश पर, 29 अंश पर। लगभग वो वृश्चिक राशि में अब 1.5 से 2 घंटे के भीतर प्रवेश कर जाने वाला है। केवल नीचा भिलासी नहीं है, 1.5 से 2 घंटे के भीतर वो राशि परिवर्तन कर जाएगा। यानी अगर चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा 9 घंटा पहले, गौर से समझिए, 9 घंटा पूर्व अगली राशि का फल देने लगते हैं। चंद्रमा का जो प्रभाव है जातक के ऊपर 9 घंटा पूर्व ही अगली राशि का मिलने लगता है। यानी ये जातक लगभग वृश्चिक राशि का फल भोग रहा है। अब वृश्चिक राशि की स्थिति क्या बनती है, तो जातक को वृश्चिक राशि से देखे तो चंद्रमा पूर्णतः नीच का, यानी कर्मेश हो गया नीच का। गजकेसरी योग होने के बावजूद वो भी मृतावस्था में, सूर्य मृतावस्था में, चंद्रमा मृतावस्था में, मंगल मृतावस्था में। अब उस भाव पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, तो उस भाव पर दृष्टि शुक्र, राहु और शनि की, 3 ग्रह की, जिसमें शनि 3 अंश के साथ, जरा बहुत समझिए, शनि जो इस कुंडली में एक और महापुरुष योग लगा रहे थे, वो कितने अंश पर है, 3 अंश पर। केवल 3 अंश पर नहीं, वो राहु के साथ बैठ करके पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं, श्रापित दोष का निर्माण कर रहे हैं। लग्नेश के पास बल अवश्य है, 13 अंश पर लग्नेश हैं, लेकिन वो लग्नेश भी किसके साथ, तो राहु के साथ बैठ करके अभोत्वक नामक दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं। अब इस जातक की कुंडली में क्या बचा, पराक्रम भाव पर मुझे जाना था, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कुछ कम भी है तो वो पराक्रम से पूर्ण हो सकता है। तो पराक्रम भाव में सूर्य अवश्य बैठे हैं, पराक्रमेश उच्च के हैं जरूर, लेकिन वक्री हैं, चांडाल दोष से ग्रसित। लेकिन इसके बावजूद चूंकि पराक्रमेश गुरु उच्च का होकर के केंद्रगत हैं, भले वक्री हैं और चांडाल दोष से ग्रसित, लेकिन केंद्रगत हैं, जिसके चलते लगातार जातक प्रयत्न भी कर रहा है और सफलता के करीब भी पहुंच रहा है। चूंकि मां की जो कंडीशन बता रहा है वो साफ साफ यहां दिखाई पड़ रहा है कि चंद्रमा जो मां का कारक होता है वो नीचा भिलासी, मां के घर में ही शनि राहु की युति ने श्रापित दोष का निर्माण कर दिया। वो मां की स्थिति को और कमजोर कर रहा है। और साथ ही साथ इस समय केतु का अंतर, बुध में केतु का अंतर चल रहा है। केतु की दृष्टि मां के घर पर पड़ रही है, यानी चतुर्थ स्थान पर। मां को नाना प्रकार का भ्रामक रोग उत्पन्न हो रहा है। जातक के मन में सबसे बड़ा जो संशय था कि क्या मैं मां की सेवा भी कर पाऊंगा, भाई को अपने पढ़ा पाऊंगा, तो कुंडली में जो 9 नंबर आप देख रहे हैं वही है छोटे भाई का घर, कुंडली का 3य स्थान। उस भाव का मालिक गुरु चांडाल दोष से ग्रसित है। जातक अपना कार्य तो अवश्य करेगा क्योंकि उस घर का मालिक गुरु बनते हैं, लेकिन जातक के छोटे भाई से जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस जातक को प्राप्त नहीं होगा। हालांकि मेरा यह विषय नहीं है, सम्मान तो कोई मुद्दा नहीं बनता, जातक अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करे, सम्मान मिले अथवा न मिले। सम्मान मिलता है अच्छी बात, न मिले अच्छी बात। अब फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि क्या जातक को गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। वर्तमान समय में इस जातक को बुध की महादशा, जैसा कि मैंने बताया, चल रही है। केतु का अंतर आने वाले दिनों में, अभी उसमें वक्त है, 2017 के जुलाई में शुक्र का अंतर प्रारंभ होगा। यानी बुध की महादशा में शुक्र का अंतर इस जातक को होगा।
सितंबर 2017 गुरु इस जातक की, जैसे कि इस जातक की राशि तुला है तो लग्न में होंगे, तुला राशि पर ही होंगे, लग्न में बैठ करके पंचम स्थान, सप्तम स्थान और भाग्य स्थान को देख रहे होंगे, तो नौकरी का एक बहुत बढ़िया पीरियड वहां पर है। जातक ने अभी अभी एक और भी परीक्षा क्लियर कर रखी है, वहां भी मेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसको, वो भी इसने ठीक करा करके पूरा कर लिया है, अब वहां मेरिट पर होने वाला है। लेकिन चूंकि बुध में केतु का अंतर चल रहा है जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, और वहां भी हो सकता है कि होते होते रह जाए, काम बनते बनते रह जाए। वो काम कौन करेगा? वो काम बंद कराएगा चांडाल दोष। चांडाल दोष और श्रापित दोष का काम ही यही है कि बनता कार्य अंत में जाकर के बिगाड़ दे। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, शनि स्वतः मां के घर में बैठे हैं लेकिन पीड़ित हैं, और वो भी मां के घर को देख रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि शनि के पास जो पॉइंट है वो मात्र 3 है, बलहीन है एक तरह से, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। वो मां को और पीड़ा पहुंचा देता है, और जातक खुद 7.5 से अब तक पीड़ित है, जिसके चलते उसकी स्थिति और थोड़ी कमजोर। अब मुझे जिस बात को दिखाना था आपको, यहां गौर करिए, मुझे जिस बात को दिखाना था, कुंडली के अष्टम स्थान में, गौर से समझने वाली बात है, अष्टम स्थान में कौन बैठा है? मंगल, और उस मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यह आकस्मिक दुर्घटना, चोट लगना, आयु को कम करने का कारण बन जाता है। मंगल का अष्टम स्थान में होना, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, पापक ग्रहों की दृष्टि जातक का ऑपरेशन कराता है, जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट में दुर्घटनावशात मृत्यु भी करा देता है, यहां तक कि वो अल्पायु बनाने का भी कार्य करता है। अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात कहना क्या उचित होगा? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में अगर भविष्य हम देख रहे हैं तो कुछ बातें तो कहनी होंगी, हम हर बात को नहीं छुपा सकते। अभी वो बात मैंने इतनी बड़ी बात कही है तो ऐसे नहीं कही है, वो बात इस जातक की हथेली पर साफ साफ दिखेगी, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा और है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मुझे कहना चाहिए? किसी व्यक्ति की आयु के बारे में इतनी बड़ी बात कहना क्या उचित होगा? देखिए, कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। हम अपने कर्मों की बदौलत हो सकता है इसमें थोड़ा सुधार कर लें, बदल भी पाए। कईयों ने बदला, मार्कंडेय जी का नाम आपने सुना होगा। भगवान शिव की कृपा से जिनकी आयु 5 दिन की थी वो ब्रह्मा की 5 दिन की आयु पा गए। तो आयु तो पाने वाले बहुत हैं जिन्होंने पाई है आयु, और वो आयु अत्यधिक हो जाती है। तो अब मैं आता हूं इस जातक की कुंडली में, जो मैंने बताया कि नौकरी इस जातक की हो जाएगी क्योंकि ये प्रयासरत है। और मैं हमेशा से एक चीज मानता आया हूं कि कुंडली ठीक है जो कहती हो, अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है पराक्रम करने की, मेहनत करने की, उसके अंदर लगन है, तो लाख कुंडली में दुर्योग लगे हों, वो दुर्योग क्या करेंगे? उसको खींचेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। लेकिन अगर वो जातक अपना सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में लगा रहे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सफलता मिलेगी उसे अवश्य। हां, यह अवश्य हो सकता है कि उसने जितना मेहनत किया, जितना उसने प्रयत्न किया, उतना उसको न सफलता मिले। लेकिन सफलता, और बैठे जो लोग रह गए, जो इंतजार करते रह गए कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, उसकी अपेक्षा वो जातक कहीं ज्यादा पाएगा। अब आइए हम लोग इस जातक की हथेलियों को भी एक नजर देख लें, क्योंकि हथेली को देखने से यह बात क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने आयु से संबंधित बात कही थी वो कितना सत्य था। तो आइए एक नजर इस जातक के हथेलियों को देखते हैं। दर्शकों, यह हथेली की तस्वीर आपके सम्मुख है। देखिए, मैं खुल के कहना चाहता हूं कि जो चीजें यहां दिख रही हैं, ये ठीक है कि हमारा ये जो शास्त्र बना है इसका काम ही है, वेद, भगवान वेद का ये नेत्र है। ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा दी गई है, ये देख सकता है, बदल नहीं सकता। आजकल तो लोग बदलने का दावा करते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मैं प्रायः जो मेरे पास लोग भी आते हैं, मैं उनको समय के साथ साथ उपाय तो बताता हूं, लेकिन यह भी क्लियरली कहता हूं कि आप धैर्य रखिए। इंतजार के अलावा और
जो वक्त आया है सामने उसको भोगे बिना दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप हाथ पांव जितना मारना हो मार लीजिए, आपको जितना बन पाए कर लीजिए। बस इतना ही है कि जब बुरा वक्त हो तो भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। आइए इस जातक की हथेलियों को देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इस जातक की जीवन रेखा को आप एक नजर देखिए। आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, दोनों ही हाथों में, वो वाला जो हाथ आप देख रहे हैं बायां हाथ, ये दाहिना हाथ, दोनों ही हाथों में लाइफ लाइन देखिए एक ही जगह पर मध्य अवस्था में जाकर के टूट गया है। बल्कि दाहिने हाथ में जहां पर वो लाइफ लाइन समाप्त हो रहा है वहीं पर एक काला तिल भी बना हुआ है। लाइफ लाइन यानी जीवन की लकीर जहां भी हथेली में टूटती हो, गौर करने वाली बात है कि दाहिने हाथ में टूट रही हो, बाएं में न टूटती हो, तो ध्यान रखना है जातक की मृत्यु का कारण वो नहीं बनेगा। अगर वो लाइफ लाइन पूरा पूरा बाएं हाथ में है तो जातक को जीवन के उस समय में जहां पर दाहिने हाथ में आपने देखा, उस अवस्था में कोई दुर्घटना घटेगी, कोई समस्या होगी जिसके चलते जातक परेशान होगा। मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तब होगी जब बाएं हाथ में भी सेम उसी स्थान पर वो लाइफ लाइन टूटी हुई हो, साथ ही साथ उस स्थान पर कोई द्वीप हो, कोई काला तिल हो, किसी और प्रकार के चिन्ह का निर्माण हुआ हो, क्रॉस का निर्माण हुआ हो, किसी धब्बे का चिन्ह वहां दिखता हो, यह प्रबल मृत्यु का कारक बनता है। और फिर से कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा, हां ये जातक जिस तरह से प्रयासरत है, मिलिट्री में जाए, अब देश की सेवा करेगा तो हो सकता है ऐसा कुछ शौर्य वो प्राप्त हो इस जातक को। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये एक आकलन यहां साफ साफ हाथ में दिखाई पड़ रहा है। नौकरी क्यों होगी? क्योंकि इसके हाथों में, दोनों ही हाथों में गौर से देखिए, भाग्य की लकीर मणिबंध क्षेत्र से उत्पन्न होकर के अपने गंतव्य तक पहुंची है। हथेली में मस्तिष्क की लकीर, हृदय की लकीर, इन सबका निर्माण बहुत सुंदर हुआ है। हथेली को छूने से भी, ये देखिए उंगलियों पर जरा गौर करिएगा तो देखिए शनि की उंगली कितनी बेहतरीन अपने स्थान पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ ऊपर, ये बहुत श्रेष्ठ हथेली इस तरह की मानी जाती है। उंगलियों का जो विकास हथेली में आप देख रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ अवस्था में हुआ है। लेकिन कमी है तो इस हथेली में सिर्फ और सिर्फ लाइफ लाइन में, जीवन की लकीर में। यह बात ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको बता रहा हूं, यह बात मैंने जातक को भी बता रखी है, समझा रखी है। और यहां यह बात ध्यान रखने वाली है कि किसी के साथ भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है, वो चाहे ज्योतिषी जी खुद क्यों ना हो। हम सबके जीवन काल में हमारा अधिकार इतना ही है कि हमें हमारे महर्षियों के कृपा से इस शास्त्र का ज्ञान हुआ तो हम औरों को इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम बदल कुछ नहीं सकते। सिर्फ इसमें कुछ उपाय करके उसके प्रभाव में कमी लाने का प्रयास कर सकते हैं। कमी आएगी कि नहीं आएगी, यह भी परमात्मा के हाथ में। याद रखिएगा कि उपाय करके भी हम उसको बदल नहीं सकते। कमी आना और न आना यह भी परमात्मा के हाथ में है। हां, कर्तव्य करना हमारा काम है। इस जातक की हथेली में दोनों ही हाथों में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाग्य की लकीर अंत तक है। कुछ चिन्ह और भी हैं जो यहां पर शायद आपको न दिखता हो। यहां गौर से देखने पर, अब मुझे तो यह दिखता है यहां पर, अब आप देख पा रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। बाएं हाथ में अगर आप जरा गौर से देखें तो एक रेखा साफ साफ, जरा गौर करिएगा, जीवन की तरफ से निकलती है और वो रेखा जीवन रेखा को काटती हुई, मस्तिष्क रेखा को काटती हुई, हृदय रेखा को काटते हुए सूर्य रेखा पर जहां समाप्त हो रही है वहीं क्रॉस बना हुआ है। जहां पर ये क्रॉस और ये चिन्ह बनता है, इस जातक का वो 20वां वर्ष था और वहीं पर जातक ने अपने पिता को खो दिया। जातक की उम्र अभी वर्तमान समय में 25 वर्ष है। गौर से समझ लीजिए, 25 वर्ष। और जस्ट उससे अब लगभग, जहां पिता की मृत्यु का चिन्ह दिख रहा है वहीं से लगभग 10 साल के अंतराल पर एक और चिन्ह निकल रहा है जिसने लाइफ लाइन को काटा। मस्तिष्क रेखा को काटते हुए वो रेखा जो कनिष्ठिका उंगली है उसके पास से जाकर के नीचे चंद्र क्षेत्र से संबंध बना रही है। और ये मां के लिए सुखद सूचना नहीं है, ये मां के लिए सुखद सूचना नहीं बन रही है। खैर, हमारा विषय था मूल रूप से जातक चाहता था कि अपनी मां की सेवा करूं, और मैं भी चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने माता और पिता की सेवा करे, क्योंकि माता और पिता की सेवा से अपने आप आयु बढ़ जाती है। क्योंकि इनकी सेवाओं से, बड़ों की सेवाओं से आयुर, विद्या, यश, बल अपने आप बढ़ जाता है। बल, ये सब कुछ बढ़ जाता है। सेवा करिए, जातक करे, भगवान सूर्य की आराधना करे,
महामृत्युंजय मंत्र का जप 1.25 लाख का जो पुरस्चरण होता है, बस पुरस्चरण का संकल्प ध्यान रखना है। पुरस्चरण करने का जब आप संकल्प ले लेते हैं तो उसमें नियम का पालन आपको करना होगा। वो नियम बड़े कठिन हैं। वो कैसे हैं कि आप अपना छौर कर्म नहीं कर सकते, जमीन पर सोना होगा, भोजन बहुत सादा करना होगा। ये गृहस्थ आश्रमियों के लिए शायद संभव नहीं हो। तो आप संकल्प संख्या का लीजिए, कई बार देखिए पुरस्चरण कर रहे हैं तो न्यूनाधिक नहीं कर सकते हैं, अतः संकल्प ऐसा लीजिए जो आप सरलता पूर्वक उसको पूर्ण कर सके। तो महामृत्युंजय मंत्र, अगर आप जातक सक्षम हो तो महामृत्युंजय मंत्र जपिए, नहीं तो लघु त्रैक्षरी महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह, इसका मंत्र जपिए। भगवान शिव की आराधना से, देवों के देव महादेव, वो मृत्यु के ऊपर जो विजय पाले उसी को कहते हैं मृत्युंजय, उनकी आराधना कीजिए। मृत्युंजय की आराधना से आयु से संबंधित जो समस्या है वो अपने आप हल हो जाएगी। नौकरी है और मिलेगी। भगवान सूर्य की नित्य खूब आराधना कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। 7.5 अब आपकी अंतिम चरणों में है। 26 जनवरी 2017 को आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। 7.5 के समाप्त होते ही आपको काफी शांति, काफी राहत मिलेगा। नौकरी जैसा कि मैंने बताया जुलाई में आ रहा है, अवश्य होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। श्रेष्ठ कर्म करते जाइए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते बता दूं, कल पुनः इसी समय एक नई कुंडली लेकर के हाजिर होऊंगा। साथ ही ये बात आपको बता दूं, मेरा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी जाकर के देख सकते हैं। वहां पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ यदि आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या हो, अपनी जन्म कुंडली, अगर आपके पास आपकी कुंडली उपलब्ध नहीं है तो आपकी हथेली, तो अपनी कुंडली अथवा हथेली की तस्वीर मेरे पास भेजनी होगी। उसके लिए आप मेरे कार्यालय से संपर्क करिए। कुछ छोटा सा प्रोसीजर है, आपको बता दिया जाएगा, उसको आप फॉलो करिए, उसको पूरा करिए और अपनी कुंडली आप चाहें तो टीवी के माध्यम से अथवा फोन के माध्यम से भी मुझे दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक इजाजत दीजिए। कल पुनः इसी समय हाजिर होऊंगा। नमस्कार।